चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में मिली देश की 1328वीं स्पेलिया जेब्रा नामक तितली। सागवाड़ा शहर के मुकेश जी पंवार ने इस स्पेलिया जेब्रा नामक तितली को खोजा है। सरोदा के पास रावपुरा मोरवाड़ा में तृतीय श्रेणी शिक्षक व 15 वर्षों से तितलियों पर शोध कर रहे वागड़ नेचर क्लब के सदस्य मुकेश जी ने इस स्पेलिया जेब्रा तितली को 8 नवंबर 2014 को सागवाड़ा किरणराज फार्म हाउस पर देखा था और तभी ये फोटो क्लिक कर पहचान के लिए उत्तराखंड के भीमताल स्थित बटरफ्लाई शोध संस्थान भेजी थी। करीब 6 साल के शोध प्रक्रिया के बाद संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटा चौक ने बताया कि ये तितली भारत की 1328वीं तितली है। तेज गति से उड़ान भरने वाली इस तितली की चौड़ाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसी वर्ष 1888 में पाकिस्तान के अटोक शहर में देखा गया था। उस समय इस शहर का नाम किम्बेलपुर था। वे बताते हैं कि वर्ष 2016 में पाकिस्तान की पुस्तक बटरफ्लाई ऑफ पाकिस्तान में भी इसके बारे में जिक्र है। मुकेश जी द्वारा खोजी गई इसी तितली की विस्तृत जानकारी को संस्थान के मैगजीन बायोनोट्स के 28 सितंबर के अंक में प्रकाशित भी किया गया है। शिक्षक मुकेश जी ने अब तक राजस्थान में 111 प्रजातियों की तितलियां देखी और पहचानी हैं। उन्होंने इनमें से 82 प्रजातियों के जीवन चक्र का अध्ययन कर क्लिक भी किया है। इससे पहले मुकेश जी की पहल पर ही वन विभाग, राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एवं वागड़ नेचर क्लब के तत्वावधान में 24 फरवरी 2018 को राजस्थान राज्य का पहला बटरफ्लाई फेस्टिवल भी सागवाड़ा में ही किया गया था। आइए आप सभी को मिलवाते हैं देश की 1328वीं तितली की खोज करने वाले शिक्षक मुकेश जी पंवार से। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा के धनराज फार्म हाउस पे, जहां 2014 में मुकेश जी पंवार ने एक तितली खोजी थी। उस तितली के बारे में हम इन्हीं से जानते हैं, पूरी विशिष्ट से एकता समाचार से जानकारी प्राप्त करते। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं मुकेश जी पंवार। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बताइए 2014 में धनराज फार्म हाउस सागवाड़ा में जी आपने जो तितली खोजी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो 2014 में यहीं पर, जैसा कि मेरा हैबिट है बटरफ्लाइज के बारे में थोड़ा जानना, फोटोग्राफी करना, तो फोटोग्राफी करते करते स्पेलिया गाल्बा नाम की एक कॉमन तितली है अपने यहाँ पर, इंडियन स्कीपर जिसको कहते हैं। और इंडियन स्कीपर जैसा ही एक दूसरी तितली यहाँ पर दिखाई दी, फोटोग्राफी करी, मुझे थोड़ा पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा कि स्पेलिया गाल्बा है। परंतु फिर लगातार जब फोटोग्राफी हुई, उसकी हैबिट देखी, उड़ने की स्टाइल देखी, तो तब थोड़ा दिमाग में हुआ कि भाई ये कुछ और हो सकता है। तो जैसा कि अपने मतलब अलग अलग मॉर्फ होते हैं, अपने इंसानों में भी थोड़ा वेरिएशंस होते हैं अपने शक्ल सूरत में। उसके बाद जैसे जानवरों में भी कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा था कि ये स्पेलिया गाल्बा का ही कोई वेरिएशन होगा ये। लेकिन बाद में जब इसको पीटर सर को फ़ोटो दिया, मतलब उन्होंने इसे अच्छी तरह देखा और फिर उन्होंने कहा कि ये स्पेलिया गाल्बा नहीं है। और उसके बाद फिर इसकी लगातार फ़ोटोग्राफी, इस पर नज़र रखना, और फिर आखिर पीटर सर ने इसके बारे में डिटेल खंगाली और बायोनोट्स में इसे प्रकाशित किया, भारत की 1328वीं नई तितली के रूप में। इस नई तितली की खोज आपने कैसे और कहाँ की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बार तो यहीं देखी थी तितली, इस धनराज फार्म हाउस पे। और क्योंकि पहली बार ये तितली यहाँ पर मिली थी, इसलिए जब हमने बटरफ्लाई फेस्टिवल किया था 24 फरवरी 2018 को, तो एक तो क्या है, ये 52वीं पैक है इस स्थान की। और यहाँ के जो मालिक हैं वीरेंद्र जी गोवाड़िया, अमित जी गोवाड़िया वगैरह, मतलब उनसे भी थोड़ा अच्छा परिचय है और उन्होंने भी सहयोग का पूरा आश्वासन दिया कि आप तो करो प्रोग्राम। तो पहली बार हमने प्रोग्राम भी यहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर न तो कीटनाशकों का प्रयोग होता है खेतों में और ना ही मतलब ये खरपतवारनाशी का प्रयोग होता है। तो फरवरी में जब यहाँ पर हमने किया था, तो बटरफ्लाई की स्थिति बनिस्पत आसपास के दूसरे एरिया से यहाँ पर ठीक थी। सो हमने वन विभाग, राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचर हिस्ट्री और वागड़ नेचर क्लब और वीरेंद्र जी गोवाड़िया के सहयोग से
इसी स्थान पर ये बटरफ्लाई फेस्टिवल संपन्न किया था। दोस्तों, हम एकता समाचार के माध्यम से आपको ले चलते हैं धनराज फार्म हाउस, जिसके मालिक है वीरेंद्र भाई गोवाड़िया और सुनील जी गोवाड़िया। ये धनराज फार्म हाउस में जब पहली बार मुकेश जी ने तितली की खोज की 2014 में, तो सर बताइए उस टाइम कैसा महसूस हुआ आपको, और आपके यहाँ पे ये तितली कैसे आई? ये अपने आप में एक अनोखा नया प्रयोग था। सागवाड़ा के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि इस टाइप की जो 1888 में पाकिस्तान में जो पाई जाती थी तितली, वो हमारे यहाँ धनराज फार्म हाउस पे मिली। ये सागवाड़ा के लिए गौरव की बात है। और मुकेश जी जोशी जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो मुकेश जी पवार जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इसमें इस तितलियों के बहुत जानकार हैं, और उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और उसको ये रंग दिया है। 5 से 6 घंटे रहते हैं और 5 से 6 घंटा रोज़ प्रतिदिन ये तितलियों पे रिसर्च करते हैं और नई नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर कीटनाशक, और यहाँ हमारे फार्म हाउस पे कीटनाशक का हम यूज़ नहीं करते हैं और एकदम जैविक खेती का प्रयोग करते हैं। मुकेश जी बताइए, ये तितलियाँ जो है वो कहाँ कैसे फार्म हाउस पे पाई जाती है और कैसे खेतों में पाई जाती है, इसके बारे में? एक्चुअल में फार्म हाउस से मतलब नहीं है, तितलियों को स्थानीय वनस्पति से मतलब है। और जैविक मतलब जैसे जो हमारी लोकल वनस्पति है, जो जिसे अमूमन हम खरपतवार कहते हैं, और तितलियों का एक स्वभाव है, उनके लार्वल होस्ट प्लांट, मतलब इनका जो जीवन चक्र है वो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, हम जो देखते हैं वो वयस्क रूप में देखते हैं। तो इस वयस्क रूप से पहले उनकी 3 स्टेजेस हैं, अंडा, लार्वा और प्यूपा। तो ये जो लार्वा मतलब इल्ली, हम जितनी भी है अपने खेतों में और तरह तरह की वनस्पति पर जो इल्लियाँ देख रहे हैं, एक्चुअल में वो सब या तो बटरफ्लाइज हैं या फिर मॉथ्स हैं। तो मेरा मेनली जो काम है वो बटरफ्लाइज पे है। तो स्थानीय वनस्पति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने महसूस किया है, मतलब अक्सर बहुत अच्छे अच्छे गार्डनों में गया हूँ मैं, मतलब लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत शानदार गार्डन है, और वहाँ पर बटरफ्लाइज कम होती है। सीधा सा कारण है स्थानीय वनस्पति, जहाँ पर बटरफ्लाइज अपने अंडे दे सकें, उनके लार्वा बड़े हो सकें। प्लस दूसरी बात, सिर्फ लार्वल होस्ट प्लांट ही काफ़ी नहीं है तितलियों के जीवन चक्र के लिए। हमारा जो ये खुला पेंच होता है, उसमें तरह तरह की वनस्पति होती हैं। उसमें कुछ वनस्पतियां हैं वो लार्वल होस्ट के रूप में होती हैं, तो कुछ वनस्पतियां हैं वो नेक्टार होस्ट के रूप में होती है, मतलब रस पीने के लिए। तो कहने का मतलब इनके जो वयस्क तितली हम जो देखते हैं, उसके पहले की जो अवस्थाएं हैं, उसके लिए 2 प्रकार के मुख्य रूप से पौधे ज़रूरी हैं, लार्वल होस्ट प्लस नेक्टार होस्ट, मतलब रस पीने के पौधे। और तितलियाँ वैसे ही बहुत छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सभी को आकर्षित करती हैं। रंग बिरंगा संसार है तितलियों का। कीट शब्द आते ही दिमाग में एक बात हो जाती है कि कीट मतलब एक घृणित जीव का मतलब ख्याल दिमाग में आता है। और जैसा कि हम मतलब अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि भाई फसल पे टिड्डी फसल चौपट कर रही है या कीट लग गए हैं, है ना। और आए दिन मतलब सुनने को मिलता है, या फिर कृषि विज्ञानी सलाह देते रहते हैं कि भाई इस समय इसका प्रकोप हो रहा है, तो आप इस प्रकार से इसका उपाय करें, इसका निराकरण करें। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सारे कीट खराब नहीं हैं। ये जो बटरफ्लाइज हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, न काटती हैं, न हमें किसी प्रकार का नुकसान करती हैं। ये फूलों का परागण करती हैं, और परागण के द्वारा ये फसलों को बढ़ाने का काम करती हैं, स्थानीय वनस्पति को बढ़ाने का काम करती हैं। और सिर्फ इतना ही इसका फ़ायदा नहीं है, इसका ये तो एक छोटा सा पार्ट है इसके बटरफ्लाइज के लाभ का। और असल में इसका हम लाभ देखें तो वो है खाद्य श्रृंखला के रूप में। तरह तरह की वनस्पति, और सभी वनस्पतियों पे अलग अलग तरह की इल्लियाँ हैं, और इन इल्लियों पे कई तरह के पक्षी, कई तरह के स्पाइडर्स, मैंटिस, गेको और दूसरे जीव अन्य मतलब इन पर निर्भर है, इनको खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला के रूप में भी हम इन तितलियों को समझ सकते हैं। तो तितलियाँ बहुत ज़रूरी हैं, और तितलियाँ ज़रूरी हैं। तितलियों को यदि बचाना है, संरक्षण करना है, तो स्थानीय वनस्पति को बचाना ज़रूरी है। हम कितने भी फाइकस लगा देवें,
हम मतलब गार्डन प्लांट्स जैसे कि गुड़हल हमने लगा दिया, जैसे कि हमने सुपारी पाम लगा दिया। हम कुछ भी कितने भी गार्डन प्लांट लगा दें, हमारा देसी पौधों का मुकाबला नहीं हो सकता है। और फर्स्ट बटरफ्लाई फेस्टिवल यहाँ जो हुआ था उसमें भी मैंने यही बताया था कि 10 नारियल के पेड़ लगा दो, एक खजूर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की धरती पर जो सूट है वही ज़्यादा बेहतर है। वो यहाँ पर फूड चेन बनाएगा और यहाँ के जीवों को सुरक्षा प्लस भोजन प्लस उनका साइकिल आगे बढ़ाने में यहाँ की वनस्पति मदद करेगी। तो कहने का मतलब सभी जीवों का अपना अपना महत्व है और सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। और ख़ास करके बटरफ्लाइज के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्थानीय वनस्पति सबसे बड़ी चीज़ है। सबका जीवन आधार है, हमारा जीवन आधार है फसल, मतलब है तो वनस्पति, कोई भी फसल हो, बिल्कुल, है ना। तो तमाम प्रकार की स्थानीय वनस्पति यहाँ का सारा जैविक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मददगार है। तो हमारी स्थानीय वनस्पति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। स्थानीय वनस्पति बचेगी तो उसके ऊपर निर्भर तमाम प्रकार के कीट, तमाम प्रकार के मैमल्स, तमाम प्रकार के रेप्टाइल्स, सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण हो सकेगा। धन्यवाद सर। इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा नाम कमाया, हमारे सागवाड़ा जिला डूंगरपुर का नाम आज पूरे हिंदुस्तान में प्रख्यात किया। इसके अलावा और आपने क्या क्या चीज़ खोजी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अनेकों चीज़ हाँ शॉर्ट में बता दीजिए। अनेकों चीज़ें आपने खोजी है, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी जिसकी खोज आपने एकदम हटके की? ये भी एक हटके थी, और इसके अलावा और हटके क्या खोज की आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, खोज की एक सिंपल सी बात बता दूं, ये एक स्वभाव है और मेरा स्वभाव है स्थानीय वनस्पति को जानना, पहचानना, उसको फोटोग्राफी करना। तो इसी मतलब इससे पहले बर्डिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब पक्षियों को पहचानना, पक्षियों की आवाज़ पहचानना, उनकी फ़ोटोग्राफी करना। उसके अलावा मैंने यहाँ लगातार सागवाड़ा में स्नेक रेस्क्यू किया। तो ये सब शौक़ हैं। और अंत में बर्डिंग करते हुए एक बार पपीहा जब तार पे बैठा था, वो तार से नीचे आया खेत में और पपीहा ने एक कैटरपिलर पकड़ करके वो वापस तार पे बैठा और उस कैटरपिलर को बड़े मज़े से उस पपीहा ने खाया। और वो कैटरपिलर था हेयरी कैटरपिलर, मतलब बाल वाला कैटरपिलर, जिसको हम वागड़ी में कहते हैं पान विस्वा, जिसको हम छूना पसंद नहीं करते, खुजली चालू हो जाती। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में ये अटैक कर गया कि इम्पोर्टेंट कौन है, मैं जिस पपीहा की फ़ोटो खींच रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, या वो तार इम्पोर्टेंट है जिस पे बैठा था, या वो कैटरपिलर इम्पोर्टेंट है, या वो पौधा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कौन है? तो बस इसी से मतलब धीरे धीरे माइंड पूरी तरह ये कैटरपिलर्स पर डाइवर्ट हो गया, और कैटरपिलर्स यानी कि लेपिडोप्टेरा, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स पर डाइवर्ट हो गया। सर, हमारे सागवाड़ा में 3 से 4 तालाब, गमलेश्वर कहो, मसनिया कहो, इसमें अप्रवासी पक्षी आते हैं। इसके बारे में हमें ज्ञात हुआ कि आपने इसका भी कुछ सर्च किया था, आपके साथियों ने, सभी ने मिलकर। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे मौसम में यहाँ पे आते हैं। सर, सागवाड़ा की बात बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरा जो फेवरेट तालाब रहा है मेरी बर्डिंग के दौरान, मेरा सबसे फेवरेट तालाब रहा है लोहारिया तालाब। और उसका एक ही कारण रहा है कि लोहारिया तालाब छिछला पानी वाला एक विस्तृत तालाब था, और इस तालाब पर टफ्टेड पोचर्ड, कॉमन पोचर्ड, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, ये मैंने लोहारिया तालाब पर देखी हुई है। और ब्लैक नेक स्टॉर्क, मतलब ऐसे कई एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बर्ड्स की और बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ मैंने वहाँ पर देखी हुई है। और मतलब कभी भी इच्छा हो जाती थी कि चलो आज थोड़ा पक्षियों को निहारें, या बाहर से यूरोप से और साइबेरिया वगैरह से जो भी ये डक्स सर्दियों में शीत प्रवासी आ रही हैं, तो उनको निहारने की जब भी इच्छा हो जाती थी तो मैं सीधा लोहारिया जाया करता था। और लोहारिया के बाद मेरा दूसरा जो फेवरेट तालाब रहा है वो ये गमरेश्वर तालाब रहा है। और गमरेश्वर तालाब फेवरेट इसलिए रहा क्योंकि उस पर नेस्टिंग है, क्योंकि बीच में टापू है और उस पर नेस्टिंग होती आई है, इसलिए वो फेवरेट है। और तीसरा नंबर का जो तालाब है जहाँ पर बर्ड्स की संख्या अच्छी है वो है अपना मसानिया तालाब। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो पुराने हालात हैं, अभी की तारीख में ये स्थितियाँ नहीं है। लोहारिया तालाब का स्वरूप काफ़ी बदल चुका है नहर आने के पश्चात। और हम गमेरिया तालाब की बात करें तो गमेरिया तालाब भी उतना विस्तृत नहीं रहा है, उसका भी स्वरूप काफ़ी हद तक बदल चुका है।
और फिर भी पक्षियों ने अपने आप को अनुरूप किया है, अनुकूलता पक्षियों ने दिखाई है। और जो निर्माण कार्य गमलेश्वर के किनारे हुआ है, जो लाइटिंग्स हुई हैं, उसके बावजूद भी पक्षी अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर गए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मार्च और अप्रैल का जो टाइम आता है, जब तालाब सारे सूखने लगते हैं, तो उस टाइम पर फरवरी मार्च लगभग, है ना, फरवरी और मार्च में ये जो सांसरिया तालाब है उसका पानी बिल्कुल कम हो जाता है। और तब वहाँ पर कई तरह के जल तटीय पक्षी हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। और तब उसको देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। पेंटेड स्टॉर्क हैं, ओपन बिल स्टॉर्क हैं, उसके अलावा रफ हैं, कई तरह के ये ईग्रेट्स हैं, हेरॉन्स हैं, ये सारे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आज हम ये एकता समाचार के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि तालाबों को बचाना चाहिए। सागवाड़ा के 4 तालाब एक हमारी शाख है, उसे बचाना चाहिए, क्योंकि अप्रवासी बर्ड फ्लू को हो या किसी भी पक्षी यहाँ आते थे, और आज अतिक्रमण बढ़ने से ये सारे जा रहे हैं। तो एक बार और हम कहना चाहते हैं कि अपने सागवाड़ा के तालाबों को बचाइए। जनता से हम एकता समाचार से ये मांग करते हैं। हमारे सामने है धनराज फार्म हाउस के मालिक वीरेंद्र भाई गोवाड़िया, जो एक पर्यावरण प्रेमी है। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पर्यावरण में भी सबसे आगे रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे कोरोना था, लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे। और एक समाज सेवी, एक फरिश्ता बनकर हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीजों की पूरी मदद की इन्होंने, भमाशाओं के सहयोग से और खुद के भी सहयोग से इन्होंने जो मदद की, इसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं, कोटि वंदन करते हैं। सर बताइए, जब 2014 में मुकेश जी पवार और आप यहाँ पे टहल रहे थे, उस टाइम यहाँ पे जब वो नई तितली सामने आई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम 2014 में हम दोनों साथ में यहाँ पे दोपहर में यहाँ विज़िट कर रहे थे, तो मुकेश भाई ने बताया कि इस पर यह जेब्रा है, जो ये पाकिस्तान में 1888 में पाकिस्तान में देखी गई थी, जो 2014 में सागवाड़ा में हमारे फार्म हाउस पे दिखी है, जो अभी भी फाइनल हो गया कि वही तितली है जो आज से 1888 में जो मिली थी, वो यहाँ दिखी गई। धन्यवाद जी। मुकेश जी बताइए, हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई कि एक आपके ही मुख से हम सुनना चाहते हैं जी, बताइए आप। सर एक्चुअल में इस्पालिया ज़ेब्रा, इसका आइडेंटिफिकेशन पीटर सर ने किया है बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। और पहले उन्होंने फ़ोटो देखकर ही बता दिया था कि इस्पालिया गाल्बा नहीं है, ये कुछ और है। और उसके बाद कंप्लीटली इसकी स्टडी की गई और आखिर ये पब्लिश हुआ बायोनोट्स में कि इस्पालिया ज़ेब्रा भारत के लिए एक 1328वीं नई बटरफ्लाई है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे मुकेश जी पवार ने। आज हमें गर्व है कि हमारे डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा में हमारे धनराज फार्म हाउस में ये चीज़ अजीब व गरीब देखने को मिली। इसके लिए हम एक और सभी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। और हमारा एकता समाचार सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे आपको विशेष से पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।